नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद ने विपक्ष पर साधा निशाना। अलीगढ़ आगरा रोड स्थित कैलाश फॉर्म में बहुजन समाज पार्टी की नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद ने अलीगढ़ लोकसभा प्रत्याशी हितेंद्र कुमार उर्फ बंटी उपाध्याय के समर्थन में जनसभा को संबोधित करते हुए भाजपा सहित विपक्षियों पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष में बीएसपी पर सीधा वार करने की क्षमता नहीं है। विपक्ष के लोग बहरूपिया और फिरका परस्त बनकर आपके बीच आएंगे, आपके हक की बात करके आपके नेता में कमी निकलेंगे, लेकिन आपको ऐसे बहरूपियों से सतर्क रहते हुए याद रखना है। जो बहन जी के खिलाफ है वह मान्यवर के खिलाफ है, जो बाबा साहब के खिलाफ है वह बहुजन समाज के खिलाफ है, और जो बहुजन समाज के खिलाफ है वह संविधान के खिलाफ है। बसपा के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद ने बहुजन समाज पार्टी कार्यकर्ताओं और अपने चांदी से चुनाव लड़ती है, जबकि भाजपा, कांग्रेस, सपा सहित सभी पार्टी कॉर्पोरेट जगत और धरना सेठों द्वारा दिए गए चंदे से चुनाव लड़ते हैं। पिछले दिनों इलेक्ट्रोल बॉन्ड का खुलासा हुआ है, जिसमें कांग्रेस, बीजेपी, समाजवादी जैसी पार्टियों के नाम सामने आए हैं। इन पार्टियों ने करोड़ों रुपया कॉर्पोरेट जगत और धरना सेठों से चंदे के रूप में लिया है। भाजपा पिछले 10 साल से केंद्र में सत्ता में आसीन है, या फिर आप लोगों के पास लोकसभा चुनाव में वोट मांगने आएंगे? आप लोग इसे एक बार यह सवाल करना कि 10 साल में इन लोगों ने शिक्षा के लिए क्या काम किया है। अगर इस सरकार ने कोई काम किया है तो वह नौकरियों की परीक्षा प्रश्न पत्र लीक कराने का कार्य किया है। सरकारी सर्वे बताता है कि 8वीं कक्षा के आधे से अधिक बच्चे ना अंग्रेजी बोल पाते हैं और ना पढ़ पाते हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री पूरी दुनिया में ढिंढोरा पीट रहे हैं कि हमारे यहाँ डिजिटल इंडिया है, जबकि डिजिटल इंडिया के नाम पर 65% से अधिक स्कूलों में कंप्यूटर उपलब्ध नहीं है। तो कंप्यूटर शिक्षा कहाँ से दी जाएगी, कहाँ से बढ़ेगा इंडिया और कहाँ इंडिया पढ़ेगा? भाजपा सरकार के कार्यकाल में 3 ग्रेजुएट युवकों में से 2 युवक बेरोजगार घूम रहे हैं। सरकार के पास 10 करोड़ नौकरियां के बैकलॉग खाली है, लेकिन युवाओं को रोजगार देकर सरकार बैकलॉग भरने का काम नहीं कर रही है। जबकि 2014 में भाजपा सरकार ने सत्ता में आने पर 2 करोड़ लोगों को सालाना रोजगार देने की बात की थी। वर्तमान समय में 90,000 से ज्यादा पीएचडी स्कॉलर, इंजीनियर, ग्रेजुएट 4th क्लास की नौकरी के लिए आवेदन कर रहे हैं। जब इतने योग्य लोग इन सर्विसों के लिए आवेदन करेंगे तो 10वीं और 12वीं वाले युवाओं को कहां नौकरी मिलेगी? सरकार 5 किलो राशन देकर गरीब लोगों को गुमराह करने के साथ उनका ध्यान भटका रही है। सरकार 5 साल में 80 करोड़ जनता को मुफ्त राशन देने का दावा कर रही है। इससे साफ जाहिर होता है कि भारत की आधी से ज्यादा जनता बेरोजगार होने के साथ गरीबी रेखा से नीचे है, और सरकार अपने पास से मुफ्त राशन नहीं बांट रही, विदेश से 2 लाख करोड़ रुपए का कर्जा लेकर मुफ्त राशन दे रही है। जब कोई सरकार बाहर से कर्जा लाकर इस प्रकार का कार्य करेगी तो उसका हर्जाना देश की मिडिल क्लास परिवारों को 40% टैक्स देकर भरना होता है। यह गुजराती लोग साल में आपको 12,000 रुपए का राशन देते हैं, जबकि बसपा गवर्नमेंट के समय लाखों लोगों को नौकरी मिली थी, तब 20,000 रुपए प्रति माह आप लोगों की इनकम थी। यह गुजराती लोग जनता को साल में 12,000 का अनाज देकर 2.5 लाख रुपए का चूना लगा रहे हैं। अगर 2007 में यह सत्ता में आए होते तो उन्हें पता लगता कि असली नेता सर्व समाज का कैसे भला करता है। इन्होंने सत्ता में आकर गुजरात मॉडल चिपकाने का काम किया है। भाजपा सरकार ने सत्ता में आने पर महंगाई रोकने का वादा किया था। जब यह सत्ता में आए तो 60 रुपए लीटर का पेट्रोल 100 रुपए के पार हो गया और 400 रुपए में मिलने वाला गैस सिलेंडर 1100 रुपए का हो गया। अब यह लोग बात करते हैं कि हमने राम मंदिर बनाया, बुलडोजर चलवाया, लेकिन यह जनता के मुद्दों की बात नहीं करते हैं। यह सरकार मार्केटिंग के साथ साथ बहुत बड़ी एक्टर भी है। चुनाव से पहले इस सरकार के अनुमान जगह जगह और मीडिया हाउसों पर पहुंचकर प्रचार प्रसार करते हैं कि प्रधानमंत्री ने जनता की फिक्र कर 4 रुपए गैस सिलेंडर सस्ता कर दिया। अब वक्त आ गया है इनका जवाब दिया जाए और यह कहा जाए कि 4 रुपए अपने पास रखो और आप वापस गुजरात जाओ। राष्ट्रीय नेता हमारी बड़ी बहन, उनसे हमको मिलवाया गया। उन्होंने हमसे एक ही प्रश्न किया था कि बंटी, डर कर बैठ तो नहीं जाओगे? तो हमने कहा बहन जी, आपका आशीर्वाद रहेगा तो दुनिया की कोई ताकत आपके छोटे भाई को झुका नहीं सकती, दबा नहीं सकती। तो बहन जी ने मुझे आशीर्वाद दिया, बोले तो जाओ इलेक्शन लड़ लो। उसके बाद जो भाई साहब, मैं बस 1 मिनट आपको संज्ञान में दे रहा हूँ। उसके बाद जो चंडीगढ़ की फिराक पश्चिम ताकतों ने जो नए नए गुल खिलाए हैं, मैं बस केवल उसका 2 मिनट बखान करना चाहता हूँ। टिकट मिलते ही बोले मिलेगी ना, टिकट मिल गई, पर्चा ना भर पाएगो, पर्चा भरगो, बोले बी फॉर्म नहीं मिलेगो, और बी फॉर्म नहीं मिलेगो, अब जाकर पर्चा हम चुनाव आयोग से कैंसिल करवा देंगे। तो पहली लड़ाई मैंने बहन जी के आशीर्वाद से 8 तारीख को जीती। मेरा पर्चा भी भरा गया
मेरा पर्चा कबूल भी हुआ और मुझे 8 तारीख को चुनाव चिन्ह हाथी पर सवार होकर मैं चुनावी समर में उतर पड़ा। और जैसे ही मैं चुनाव चिन्ह लेकर निकला तो दूसरे विरोधी प्रत्याशी का जो पिछले 10 साल से यहाँ पर सांसद है उसका एक प्रतिनिधि मुझे मिल गया। मैंने उससे कहा कि भाई बता देना अपने प्रत्याशी को अब के नवरात्रे में मैया हाथी पर सवार होकर आई है और शेर पर सवार होकर जाएगी, बता देना। अब तुम उसका भाई जो है चुनाव चिन्ह हाथी पर चुनाव लड़ रहा है, ले दिखा देना। उसके बाद आप सब लोगों के प्यार और आशीर्वाद से मुझे इतना आशीर्वाद मिला, मैंने जीवन में सोचा भी नहीं था कि मैं रात को 10-10 बजे तक मुझे लोग गांव-गांव गली-गली घुमा रहे हैं और इतना प्यार और आशीर्वाद दे रहे हैं। आप सब लोगों के बीच में दिखाई देता है। मैं केवल आप लोगों से बस इतनी ही विनती करना चाहता हूँ कि समय बहुत कम मिला है। आप लोग एक मेरा परिवार का साथी अपने आप को बंटी पात्रा समझकर अगर इस इलेक्शन में उतर कर रहा है तो मुझे दुनिया की कोई ताकत हरा नहीं सकती है। मैं उस ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करते हुए, क्योंकि मैं महादेव का भक्त हूँ, उन्होंने ऐसी डुगडुगी बजाई है ऊपर बैठ के और मोहना बंसी वाले ने चलाया सुदर्शन और बाबा साहब ने देखा पूरा फूल बरसा के आशीर्वाद। और मैया का, क्योंकि आप सब लोग जानते हैं, जो लोग मुझसे परिचित हैं, मेरे अभी भी नवरात्रि के व्रत चल रहे हैं और आज मैं 4था दिन व्रत लेके आप लोगों के मध्य में इतनी ऊर्जा के साथ लगा हुआ हूँ, तो ये उस जगतजननी माता रानी का मुझ पर आशीर्वाद है। मेरा पहला नारा था हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, कोई मतभेद कोई मनभेद हम लोगों को जुदा नहीं कर सकता है। ये मौका परस्ती ताकतें आपको बीच बीच में आएंगी, वर्ग लाएंगी कि वो ये है वो ये है वो ये है, लेकिन अभी तक आपके छोटे भाई के दामन पर आपको 8 दिन हो गए इलेक्शन लड़ते लड़ते एक दाग की छींट भी वो मेरे कुर्ते पर नहीं लगा पाए हैं। ये आप लोगों के प्यार और आशीर्वाद के कारण है। मैं अपनी इसी विनम्र अपील के साथ कि आप लोग देना चाहता हूं कि जब बहुजन समाज पार्टी के साथ ब्राह्मण समाज की ताकत मिली है तब तक हमने विजय प्राप्त की है। चाहे राजकुमारी चौहान को यहां से एमपी बनाया हो, चाहे हमारे पंडित रामवीर उपाध्याय जी भाई साहब जो भी कैबिनेट मंत्री रहे उत्तर प्रदेश सरकार में उनको जिताया हो, आदरणीय श्याम सुंदर भाई साहब जी को जिताया हो। मेरे कहने का तात्पर्य है जब समाज के 2 बड़े हिस्से और एक जगह आकर के मतदान करते हैं तो निश्चित ही विजय का परिणाम हासिल होता है। मित्रों, आज बहुजन समाज पार्टी ने मेरे भाई हितेंद्र उपाध्याय बंटी जी को बहुजन समाज पार्टी से इस लोकसभा क्षेत्र से टिकट देकर के आपके बीच में उतारा है। बहुत से लोग कहते हैं कि अरे इसकी तो टाइफाइड हो जाएगी। मैं बता देना चाहता हूं, ऐसा कहने वाले जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं आज उनके चेहरे पे 12 बच्चे नजर आ रहे हैं 12, क्योंकि मैंने देखा है आज हम जिस क्षेत्र में जाते हैं उस क्षेत्र में बंटी भैया के साथ हजारों की तादाद में ब्राह्मण और बहुजन समाज के लोग चलते हैं। जो लोग कहते थे कि ब्राह्मण समाज पर भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेगा, क्यों रहेगा भारतीय जनता पार्टी के साथ? भारतीय जनता पार्टी के सांसद, मेरा मतलब एक बात समझ में नहीं आती है कि भारतीय जनता पार्टी एक पार्टी है या गंगा जी मैया हो गई है। जो भारतीय जनता पार्टी के बाहर रह करके अभी सोनू कन्नौजिया बरेली में उसको भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करा दी, जिसमें अपहरण के, बलात्कार के, मर्डर के कितने ही मुकदमे थे। अभी एटा से देवेंद्र सिंह यादव, उससे पहले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी उनको गाली देकर नहीं थकती थी। आज भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद उनको सर्टिफिकेट दे दिया गया कि जाओ, अब आपका कोई अपराध आपके ऊपर नहीं है।
मित्रों, और जो लोग कहते हैं कि मैं झूठ नहीं बोलता, मैं ऐसे सांसद, अलीगढ़ सांसद सतीश गौतम जी के बारे में कहना चाहता हूं। जब मैं भारतीय जनता पार्टी में था, खैर नगर पालिका के टिकट के लिए मैंने आवेदन किया, लेकिन आदरणीय सांसद जी ने मेरी टिकट कटवा करके पुरुषोत्तम गर्ग जी उनको भारतीय जनता पार्टी का टिकट दिलाने का काम किया। और उनकी विश्वसनीयता पर तो इसलिए विश्वास नहीं होता कि जब उनको टिकट दिला के लेके आए, लेकिन लड़ा करके जिताने का काम किसी और को किया। मित्रों, उस भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की जमानत जब्त हो गई। मैं कहना चाहता हूं, आप कैसे सांसद हो, आप कुछ भी कर सकते हो, आपको पूरा अधिकार है, आप छोटे कार्यकर्ता का मान सम्मान को हनन कर सकते हो, लेकिन अगर आपके खिलाफ कोई आवाज उठाएगा तो उस आवाज को दबाने का काम आप करोगे। मित्रों, उस आवाज के खिलाफ हमको, अगर जुल्म के खिलाफ हम लोगों ने अपनी आवाज नहीं उठाई, और मैं बताना चाहता हूं, मैंने अपनी पत्नी को उस निर्दलीय चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में लड़ाया, और 7,000 वोट मेरी पत्नी के निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में आए, और भारतीय जनता पार्टी के केवल 1300 वोट आए, 1300 वोट। मैं कहना चाहता हूं, ऐसे सांसद को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए बहुजन समाज पार्टी बहन मायावती जी ने आप सबके बीच में बल्ली भैया को या सांसद के लिए उतारा है। मैं आपके चरणों में यही निवेदन करते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगा कि आने वाली 26 तारीख को। साथियों, मेरा माइक शायद कम देर से शुरू हुआ, तो मैं एक बारी और अपनी पूरी ताकत से जय भीम करता हूं, पर इस बारी वहां पीछे बैठे सभी से दरख्वास्त करूंगा कि आपको वहां से जय भीम यहां तक आना चाहिए। तो जय भीम। साथियों, सबसे पहले मैं यहां मौजूद हमारे सभी बड़े बुजुर्ग, हमारी सभी माताएं बहनें, हमारे सभी युवा साथी, आप जो आज इतनी देर से इतनी गर्मी में हमारा इंतजार कर रहे हैं, हमें सुनने आए हैं, तो आप सभी को मैं तहे दिल से धन्यवाद और शुक्रिया अदा करता हूं। साथियों, आज की ये जनसभा को एक अच्छे तरीके से, एक तौर तरीके से करने के लिए हमारे सभी यहाँ छोटे बड़े पदाधिकारी, कार्यकर्तागण जो आज यहाँ मौजूद हैं, आप सभी का भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। साथियों, सबसे पहले मैं अपने सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों को, जिसमें खासकर महात्मा ज्योतिबा फूले, छत्रपति शाहू जी महाराज, नारायण गुरु, पेरियार रामास्वामी जी, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी एवं मान्यवर साहब श्री कांशीराम जी को नमन करता हूँ। साथ ही साथ मैं यहाँ बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष व उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री व पूर्व सांसद आदरणीय बहन जी के नाम से लोकप्रिय आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का भी तहे दिल से आभार प्रकट करता हूँ, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी वामसेफ, DS4, BSP के जन्मदाता एवं संस्थापक मान्यवर साहब श्री कांशीराम जी के बताए हुए रास्ते पर चलकर परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के मानवतावादी व आत्मसम्मान एवं स्वाभिमान के मूवमेंट के कारवा को अपने जीवन त्याग, तपस्या व कड़े संघर्ष से जारी रखा और राजनीतिक ऊर्जा देने का काम किया है, तथा उत्तर प्रदेश जैसे विशाल व महत्वपूर्ण राज्य में 4 बार अपनी पार्टी BSP के नेतृत्व में सरकार बनाकर खासकर बहुजन समाज के लिए एक ऐसी मिसाल बन गई है, जिससे प्रेरणा लेकर करोड़ों लोग यहाँ सामाजिक परिवर्तन व आर्थिक तरक्की के मिशनरी कार्य में जुड़े हुए हैं। इतना ही नहीं, बल्कि मैं खुद भी उनसे प्रभावित होकर इस
बीएसपी मूवमेंट से जुड़ चुका हूँ और उनके पद चिन्हों पर चलकर उस मिशनरी दायित्व, कर्तव्य व फर्ज को पूरा तय दिल से निभाने की कोशिश करूँगा, जिसके लिए बहुजन समाज के मसीहा परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी चल रहे हैं। और आप जैसे कि आज यहाँ बीएसपी की जनसभा में इतनी बड़ी संख्या में उमड़े बाहर निकल के आए हैं, हमें सुनने आए हैं, ऐसे ही और भी विपक्षी पार्टियां आप लोगों को अपनी अपनी मीटिंगों में बुलाने का काम करेंगी। परंतु मैं और विपक्षी पार्टियों के बारे में बात करने से पहले हमारे बीच में जो बहरूपीय दुश्मन हमारे बीच में रहकर हमारे पार्टी को कमज़ोर करने का काम कर रहे हैं, मैं आपको उनसे सावधान और उनको पहचानने के लिए आपके लिए उनके बारे में दो शब्द रखना चाहूँगा। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, विपक्षी पार्टियां साम दाम दंड भेद किसी भी हद तक गिरकर हमारे कैडर हमारे मूवमेंट को कमज़ोर करने के लिए किसी भी स्तर तक गिरकर हमारे लोगों को गुमराह करने का काम कर सकती है। परंतु ये विपक्षी पार्टियां इतनी मजबूत नहीं कि हमारे समाज के लोगों पर सामने से आकर वार करें। ये उस टाइप के दुश्मन हैं जो हमारे लोगों के बीच में घुसकर एक बहरूपीय की तरह हमारे को अंदर से कमज़ोर करने का काम कर रहे हैं। तो साथियों, इन बहरूपियों को कैसे पहचानेंगे आप? कैसे पहचानेंगे ये बहरूपीय आपके असली दुश्मन हैं? क्योंकि साथियों, ये आपके बीच में रहकर आपके हकों की बात करेंगे, ये भी नीला पटका पहनेंगे, ये भी जय भीम के नारे लगाएंगे। परंतु साथियों, ये वहाँ पकड़े जाएंगे जब ये आपके हकों की बात कर आपके नेता की कमियां निकालना शुरू करते हैं। आपका असली नेता कौन? साथियों बताइए, आपके असली नेता कौन है? भाई साहब थोड़ा तेज बोलिए, दुश्मन के कानों में डर बैठना चाहिए, दिल में डर बैठना चाहिए नाम सुनकर। बताइए आपकी नेता कौन है? आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी। साथियों, जब आपके नेता की बात आएगी तो ये बोलेंगे कि भैया वो नेताजी की उम्र हो गई है, अब हम बनेंगे नेता। ये बहरूपीय पहले तो अपने आप को नेता बताएंगे, उसके बाद आपको भटकाने की कोशिश करेंगे, फिर बोलेंगे कि देखिए बहुजन समाज पार्टी तो खतरे में है, हमें अपना वोट कांग्रेस, बीजेपी, समाजवादी पार्टी जैसे लोगों के पार्टियों में डालने की ज़रूरत है। तो साथियों, जहां पर ये बहरूपिया आपके नेता की कमी निकालने की कोशिश करे, वहीं पे आपको समझ जाना है कि ये दुश्मन आपके बीच में बैठा है। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, ये दुश्मन, ये बहरूपिया किसी भी चीज़ का रूप, किसी भी कार्यकर्ता का रूप ले सकता है। ये आपके बीच में एक कार्यकर्ता बनकर आ सकता है, ये आपके बीच में एक पदाधिकारी बन के आ सकता है, ये आपका प्रत्याशी भी बनकर आ सकता है। परंतु आप लोगों को ध्यान रखना होगा साथियों, आपका रिश्ता इस मूवमेंट के साथ साथ बहन जी से है, तो आपका वोट सीधा हाथी पर जाना चाहिए और कहीं नहीं। साथियों, जो भी विरोधी, जो भी दुश्मन, जो भी बहरूपिया आपको अगर भटका कर इधर उधर करने की कोशिश करे, आपको सिर्फ 4 लाइनें दोहरानी है। मैं आपके साथ साथ वो 4 लाइनें दोहराना चाहूँगा। मैं पहले बोलूँगा, फिर आप बोलेंगे। पहली लाइन साथियों, जो बहन जी के खिलाफ है, जो बहन जी के खिलाफ है, वो मान्यवर साहब के खिलाफ है। जो बाबा साहब के खिलाफ है, वो बहुजन समाज के खिलाफ है। और जो बहुजन समाज के खिलाफ है,
वो इस संविधान के खिलाफ है। साथियों, ये बहरूपिये पिछले कुछ सालों से हमारे बीच में रहकर हमारे लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। इन्होंने एक नई तकलीफ निकाली है। ये हमारे लोगों को बोलते हैं कि भाई हाथी किताबों के बोझ में दब रहा है, कि हाथी पिछले कुछ सालों से अपने ही किताबों के बोझ में दब रहा है। परंतु मैं आज आप लोगों के बीच में ये बात ये अफवाह खत्म करना चाहता हूँ। साथियों, हमारे जितने भी सच्चे कार्यकर्ताओं से मेरे को मिलने का सौभाग्य मिला है, उन्होंने मुझसे सिर्फ एक ही बात बोली है कि भैया ये किताब बोझ नहीं, ये किताब मेरी पार्टी, मेरे मूवमेंट, मेरे मान्यवर साहब की जिंदगी का संघर्ष, ये मेरे लिए कर्तव्य है कि मैं अपने तन मन धन से इस मूवमेंट को चलाने के लिए अपना जिंदगी, अपना पैसा लगाने को तैयार हूँ। वो इस किताब को बोझ नहीं, कर्तव्य मानता है। साथियों, ये लोग वो हैं, ये लोग बहरूपिये वो हैं जो दूसरी पार्टियों से मिलकर उनसे पैसा लेकर हमारे समाज को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। साथियों, हमारी पार्टी तो हमारे कार्यकर्ता के धन से चलती है। वो 10-10, 20-20, 100-100 रुपया चंदा इकट्ठा कर यहाँ पे आज ही नहीं बल्कि सालों साल से बीएसपी को पूरे देश में इलेक्शन लड़ाती आई है और आज भी अपने चंदे से, अपने कार्यकर्ताओं के चंदे से ही इलेक्शन लड़ रही है। परंतु ये विरोधी पार्टियां, दुश्मन की पार्टियां जो हैं, ये अपने कार्यकर्ता से नहीं, धरना सेठों के पैसों से चलती है। इसलिए इन लोगों के लिए बहुत आसान है कई सौ लोगों को खरीदकर हमारे समाज में बीच में बिठाने का काम करने का। आप लोगों को ध्यान रखना होगा साथियों। पेपर लीक हो गया, बताइए साथियों, अगर आपका पेपर लीक होता है तो सरकार को बहाना मिल जाता है वो नौकरियां रद्द करने का। मिल जाता है कि नहीं मिल जाता है, बताइए। जब उन्हें नौकरी नहीं देनी होती तो वो पेपर लीक करते हैं। साथियों, खैर, नौकरी ना देने का मुद्दा तो बहुत बड़ा है। अभी शिक्षा की बात करते हैं। क्या आप जानते हैं साथियों कि सरकारी सर्वे बताता है कि आज सरकारी स्कूल्स में 8वीं कक्षा के आधे से ज्यादा इन्होंने आपसे ये भी वादा किया था कि महंगाई रोकने का काम करेंगे। जब ये सत्ता में आए थे तो पेट्रोल का क्या दाम हुआ करता था, बताइए साथियों? 40, 50, 60 रुपया, 60 रुपया तेल हुआ करता था। आज क्या तेल है? आज 100 रुपया पार कर चुका है कि नहीं? अब इनसे पूछिए कि भाई तुम राम मंदिर की बात करते हो, राम मंदिर में भी तेल चढ़ाना पड़ता होगा, क्यों भाई? अब वो क्या तेल हम अपनी किडनी से निकाल कर देंगे क्या? अब वो 100 रुपए का तेल नहीं महंगा दिखाई दे रहा है इन्हें? ये वो बात करते हैं कि हमने गैस सिलेंडर की सब्सिडी दी है। आज हमने 80 करोड़ लोगों को गैस सिलेंडर देने का काम किया है। परंतु उनसे पूछिए कि भाई 2014 में गैस सिलेंडर का क्या रेट था? 400 रुपया। आज आपको वो गैस सिलेंडर कितने का मिलता है? 1100 रुपए पार कर चुका है ना गैस सिलेंडर। भाई साहब, ये आपसे गैस सिलेंडर और पेट्रोल की बात नहीं करेंगे, ये बात करेंगे हमने राम मंदिर बनाया, हमने बुलडोजर की सरकार चलाई है। पर हमारी जनता के जो मुद्दे हैं वो ये बात नहीं करेंगे। साथियों, ये मार्केटिंग के साथ साथ बहुत बड़े एक्टर भी हैं। वो तो कहते हैं ना कि भाई मंच पर आकर एक्टिंग भी बहुत ज़रूरी है, दिखना बहुत ज़रूरी है कि आप बहुत मजबूत हैं। तो इनकी एक्टिंग के बारे में मैं बताता हूँ। ये भैया 1100 रुपये का सिलेंडर हो गया है। इलेक्शन से पहले क्या बोलेंगे? एक दिन पहले अपनी पूरी पलटन को लगा देंगे, हर मीडिया आउटलेट पे खड़े हो जाएंगे इनके लोग और बोलेंगे प्रधानमंत्री जी ने अपनी जनता की फिक्र करते हुए ये 1100 रुपये का सिलेंडर को
4 रुपया सस्ता कर दिया है। कभी कभार लगता है कि हमारा समाज इतना भी गरीब नहीं है। वो कभी कभार मन करता है हम अपने साथियों के साथ इनके घर चले और बताएं, भाई साहब ये लीजिए 4 रुपया रखिए अपने पास और वापस जाइए गुजरात, ये गद्दी छोड़िए, इसकी आपको जरूरत नहीं है। साथियों, इसी तरह यहाँ राज्य की सरकार भाजपा चला रही है और ये यहाँ पे जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं वो भी बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं ये बताने में कि उनके यहाँ पर प्रदेश में कितना अच्छा लॉ एंड ऑर्डर है, परंतु बेचारे चुपके से एक ऑर्डर पास करते हैं शाम को 8 बजे एक ऑर्डर पास करते हैं कि भाई कल से लड़कियां यहाँ पर कोई भी प्राइवेट ट्यूशन नहीं लेगी शाम को 8 बजे के बाद, क्योंकि वो गारंटी नहीं ले सकते उनकी सुरक्षा की। अब जब ऐसे ऑर्डर पास करेंगे तो कहाँ से हम माने कि भाई आपके प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर बहुत चुस्त और तंदुरुस्त चल रहा है। ये वो ऐसे मुख्यमंत्री जी हैं जो बहुत गर्व से बोलते हैं कि मेरी बुलडोजर की सरकार है, पर हकीकत तो ये है कि उस बुलडोजर से इन्होंने हमारे सभी साथियों के घर तोड़ने का काम किया है। यहाँ पे मेरे बैठे सभी गरीब साथी बता दीजिए, क्या उसी बुलडोजर से आपकी छत उखाड़ने का काम किया कि नहीं किया इन्होंने? साथियों, बुलडोजर तो बहन जी की सरकार में भी चला था, परंतु वो अपने गरीब लोगों का घर उजाड़ने के लिए नहीं, बल्कि गुंडों और माफियाओं के अवैध धंधे खत्म करने के लिए चलाए गए थे। साथियों, इन लोगों के पास ज़्यादा कुछ आप लोगों को बताने को नहीं होगा, और अगर मैं इनकी विफलताएं गिनवाता रहूं तो यहाँ पे समय कम पड़ जाएगा, परंतु ये एक चीज़ को बहुत लेके खुश होते हैं, आप लोगों को बहुत चाव से बताते हैं कि हमने पिछले 5 सालों में राम मंदिर बनाया है। पर अब इनसे मैं ये पूछना चाहता हूँ कि भैया आप खड़े थे क्या फावड़ा लेके वहाँ पे राम मंदिर बनाने के लिए? राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे बना है, आपकी वजह से नहीं, सुप्रीम कोर्ट की वजह से बना है, और नहीं आपने उसमें कोई पैसा डाला। वो पैसा भी यहाँ की जनता ने दिया है वो राम मंदिर बनाने के लिए। तो आप भाई किस बात का क्रेडिट खाते हैं यहाँ पे मंच पर आकर कि राम मंदिर हमने बनाया, राम मंदिर हमने बनाया? क्रेडिट तो तब मिलेगा जब आप जनता के बीच में खड़े होकर बाबरी मस्जिद के लिए वकालत करेंगे और वहां पे बाबरी मस्जिद बनाने का भी काम करेंगे। साथियों, भाजपा सरकार से साल की 2 करोड़ नौकरियां नहीं दी गई, पर अग्निवीर की योजना जरूर उन्होंने चलाई थी। उन्होंने अपने युवा साथियों के साथ एक नया मजाक करा। उन्होंने बोला कि हम 4 साल की तुम्हें नौकरी देंगे, उसके बाद 25% लोगों को हम परमानेंट करेंगे, बाकी सब आप अपने हाल पे ढूंढ लीजिएगा। अब एक बात बताइए कि अगर किसी को आर्मी ट्रेनिंग देगी, उसके बाद वो बेचारे को बाहर निकाल कर समाज में छोड़ देगी, ना कमाने के लिए ना खाने के लिए, तो वो क्या करेगा? उसको लड़ाई झगड़ा तो आता है, उसे बंदूक चलाना तो आता है, परंतु उसे अब कमाना नहीं आता। ना आपने उसे कमाने का मौका दिया, ना आपने उसे कमाने का कोई अवसर दिया। ये योजना के तहत चलकर वो हमारे युवाओं को ट्रेन तो कर रहे हैं, पर वो आने वाले समय में हमारे समाज में ऐसे लोगों को हमारे युवाओं को मजबूर कर रहे हैं गुंडा और ये झगड़े फसाद करने के लिए। साथियों, अगर आप किसी को ट्रेन करोगे तो उसे रोजगार देना आपका फर्ज बनता है। आप भारत सरकार में बैठकर ये नहीं बोल सकते कि हम सिर्फ 25% लोगों को रोजगार दे सकते हैं। आपको 25% जनता ने जब बहन जी यहाँ पर मुख्यमंत्री की तरह प्रदेश चला रही थी तो बहन जी ने अपना मॉडल ऑफ गवर्नेंस दिया। बहन जी के मॉडल ऑफ गवर्नेंस के तहत चलकर
बसपा की सरकार ने महामाया गरीब बालिका आशीर्वाद योजना चलाई थी, जिस योजना के तहत बहन जी ने 3,25,000 बच्चियों को 1-1 लाख रुपए देने का काम किया था। साथियों, इस योजना के तहत बहन जी ने गरीब घर की बच्ची को पैदा होते ही सबसे पहले लखपति बनाने का काम किया। साथ ही साथ बहन जी की सरकार में बहन जी ने सावित्रीबाई फुले आशीर्वाद योजना भी चलाई थी, जिसके तहत 7 लाख से ज़्यादा बच्चियों को बहन जी ने 12वीं तक की शिक्षा मुफ्त में देने का काम किया था। साथ ही साथ बहन जी ने यहाँ पर महामाया आवास योजना भी चलाई थी, जिसके तहत चलकर हमारे 3.5 लाख से ज़्यादा SC, ST, OBC व पिछड़े समाज के लोगों को अपना खुद का घर देने का बहन जी ने काम किया था। साथियों, साथ ही साथ बहन जी ने अपनी सरकार में 90,000 से ज़्यादा शिक्षकों को रोजगार देने का काम किया, 1 लाख से अधिक सफाई कर्मचारियों को नौकरी देने का काम किया, 2 लाख से अधिक पुलिस फोर्स में भर्ती करी और 6 लाख से अधिक अपर कास्ट समाज के सभी कमज़ोर लोगों को विभिन्न विभागों के सरकारी विभागों में नौकरी देने का काम किया था। साथियों, बहन जी ने जिस तरीके से अपने शासनकाल में इतने अनेकों काम किए हैं, उसी तरह अगर आप यहाँ पर अपने प्रत्याशी को पार्लियामेंट में भेजकर बहन जी को प्रधानमंत्री बनाने का काम करेंगे तो बहन जी यहाँ नहीं बल्कि पूरे देश में ऐसी योजनाएं चलाकर अपने सभी पिछड़े समाज, अपने सभी दबे कुचले पिछड़े समाज के साथियों को अपने पैरों पर खड़ा कर एक उज्जवल भविष्य देने की पूरी कोशिश करेंगी। तो साथियों, मैं आप लोगों का और ज़्यादा समय ना लेते हुए आप लोगों से यही अपील करता हूँ कि आने वाले लोकसभा चुनाव में यहाँ पर वोटिंग मशीन पे हाथी वाले निशान वाला बटन दबाकर अपने यहाँ प्रत्याशी को आप भारी वोटों से जिताने का काम करें और बहन जी के हाथ मजबूत करें। एक बार फिर से मैं अपने सभी युवा साथियों का, सभी बड़े बुजुर्गों का, सभी माताओं बहनों का दुनिया में ढिंढोरा पीटते हैं कि हमारे यहाँ डिजिटल इंडिया है, परंतु हकीकत तो ये है साथियों कि डिजिटल इंडिया के नाम पर 65% से ज़्यादा स्कूल, आज 65% से ज़्यादा स्कूलों में एक कंप्यूटर तक की फैसिलिटी नहीं है। जहाँ पर बच्चों को पढ़ाने लिखाने के लिए टीचर्स नहीं है, जहाँ पर डिजिटल इंडिया के नाम पर स्कूल्स में कंप्यूटर नहीं है, तो वहाँ पर कहाँ से बढ़ेगा इंडिया, कहाँ से पढ़ेगा इंडिया। साथियों, रही बात दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दे की, वो है रोज़गार की। हमारे यहाँ पे कितने युवा साथी हैं जो आज पिछले कई सालों से बेरोज़गार घूम रहे हैं? एक बार हाथ उठाकर बताइए साथियों। आधा पंडाल अपना हाथ उठाए खड़ा है। साथियों, ये यहाँ का नहीं पूरे देश का हाल है। बीजेपी की सरकार चलते हुए आज 3 में से 1 ग्रेजुएट युवा बेरोजगार घूम रहा है। साथियों, आप जानते हैं बेरोजगारी एक ऑप्शन नहीं है, ये किसी सरकार की मजबूरी नहीं है कि अपने युवा को बेरोजगार रखे। ये उसकी मन की बात है जो वो हमें मुंह से नहीं बता रहा है, ये हमें समझने की ज़रूरत है। साथियों, कोई भी सरकार अगर चाहे तो अपने यहाँ पर लाखों नौकरियां दे सकती है और इस सरकार के पास भी पिछले 10 साल से 10 लाख की बैकलॉग नौकरियां हैं जो खाली पड़ी हैं। आज तक इन्होंने भरने की कोई कोशिश नहीं करी। साथियों, ये वही सरकार है जिसने 2014 में आप सभी को वादा किया था कि हर साल 2 करोड़ नौकरी देने का, परंतु आज भी वो 2 करोड़ नौकरियां तो दूर की बात हैं, जो पिछले 10 साल से 10 लाख नौकरियां बैकलॉग की खाली है वो भी भरने का इन्होंने
कोई प्रयास नहीं किया है। चाहे साथियों, आए दिन इनकी सरकार चलते हुए हमें नई हेडलाइंस देखने को मिलती हैं। इनमें से एक बहुत ज़रूरी हेडलाइन है जो मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। साथियों, एक न्यूज़पेपर में हेडलाइन थी जिसमें लिखा कि 90,000 से ज़्यादा PhD स्कॉलर्स, इंजीनियर्स और ग्रेजुएट्स ने क्लास 4 की नौकरी के लिए, सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई किया। आप तो सब जानते हो कि क्लास 4 की नौकरी के लिए क्या क्वालिफिकेशन लगती है। 10वीं 12वीं पास। जिस जॉब के लिए अगर 10वीं पास का सर्टिफिकेट चाहिए, वहाँ पे अगर PhD स्कॉलर्स अप्लाई करेंगे तो कहाँ से मिलेगी नौकरी। साथियों, जब आपके बच्चों को पढ़ाएंगे नहीं, जब आपके बच्चों को रोजगार नहीं देंगे, तो ये आपका पेट कैसे भरेंगे, ये आपका ध्यान कैसे भटकाएंगे। इन्होंने एक नई स्कीम निकाली है, इन्होंने निकाली फ्री राशन की स्कीम। अब आप बताइए साथियों, क्या 2014 में इस भारत की जनता ने इन्हें सत्ता में इसलिए डाला था कि ये 10 साल बाद हमारे सभी लोगों को, हमारे सभी समाज के लोगों को मुफ्त में राशन के लाके खड़ा कर दें। क्या हमारा समाज इतना काबिल नहीं कि वो अपने आप मेहनत करके 2 वक्त की रोटी कमाकर अपने माँ बाप को एक इज्जतदार जिंदगी देने का काम कर सकता है? बताइए साथियों। परंतु ये लोगों ने हमें उस लायक तक नहीं समझा। इन्होंने हमारा ध्यान भटकाने के लिए बोला कि हम मुफ्त में राशन देंगे, और बड़े सीना चौड़ के बोलते हैं कि हमने, भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 5 सालों में 80 करोड़ से ज़्यादा जनता को मुफ्त में राशन देने का काम किया। परंतु इनसे कोई पूछे कि अगर तुम्हें 80 करोड़ जनता को मुफ्त में राशन देने की ज़रूरत पड़ी है, तो मतलब भारत की आधी से ज़्यादा जनता गरीबी रेखा से नीचे खड़ी है। साथियों, भारत की आधी से ज़्यादा जनता आज बेरोजगार है, गरीबी रेखा से नीचे है, और इसकी भी कीमत हमारा गरीब भाई दे रहा है। इसकी भी कीमत ये सरकार अपनी जेब से निकाल कर नहीं, बल्कि विदेशी सरकारों से कर्जा लेकर यहाँ पे हमारे बुजुर्गों को, हमारे युवाओं को खाना देने का काम कर रही है। इस फ्री स्कीम की कीमत, इस फ्री राशन स्कीम की कीमत साथियों 2 लाख करोड़ रुपए है। अब 2 लाख करोड़ रुपए तो ये भारत सरकार ने कमाए नहीं हैं, ये बाहर से कर्जा लेकर हमारी जनता को फ्री में राशन देने का काम कर रही है। अब साथियों बताइए, जब ये कोई सरकार बाहर से कर्ज लेती है तो उसका हर्जाना कौन भरेगा? कौन भरेगा उसका हर्जाना? बताइए साथियों। अरे आप कहाँ से भरोगे भाई, आपके पास तो अपने पेट में रोटी डालने के लिए पैसे नहीं बचे, आपको तो इन्होंने नौकरी नहीं दी, तो आप कहाँ से दोगे? आप जानते हैं कि शहरों में जो मिडिल क्लास की जो सोसाइटीज़ हैं, जो लोग मिडिल क्लास में हैं, जो जॉब में लगे हैं, उनको 40% टैक्स देना पड़ता है। ये उनके पैसों से हर्जाना भरा जाएगा साथियों। अब उसके बाद इसकी कीमत आपको क्या चुकानी पड़ेगी? आपको क्या चुकानी पड़ेगी? आपको क्या मिलता है भाई? कितने का राशन मिलता होगा महीने का? 500, 1000 रुपये का राशन मिलता होगा। इससे ज़्यादा तो राशन नहीं देते होंगे ना ये लोग। अब महीने का अगर 1000 रुपये का राशन आपको देंगे तो साल में कितना रुपया खर्चा इन्होंने आपके राशन पे? 12,000 रुपये। 12,000 रुपये। क्लास 4 की नौकरी अगर आपको बहन जी के समय में मिली थी तो उसमें कितना पैसा मिलता था? कम से कम महीने का 20,000 रुपये। अगर 20,000 रुपये महीना मिलेगा तो साल का कम से कम 2.5 लाख रुपया कमाओगे ना। ये गुजराती लोग, ये गुजराती प्रधानमंत्री हमारी यहाँ की जनता को हाथ में आज आप
अलीगढ़ आए हैं, हाँ जी। अलीगढ़ में किस तरीके का माहौल देखने को मिल रहा है आपके प्रत्याशी के समर्थन में? देखिए, जैसे कि आप लोगों ने खुद ही देखा कि आज हज़ारों की संख्या में यहाँ भीड़ उमड़ी थी हमारे प्रत्याशी जी के वोट इलेक्शन की रैली में। तो हमें पूरा भरोसा है यहाँ की जनता हमारे प्रत्याशी जी को जिताकर लोकसभा भेजने का काम करेगी। सर ये बताइए, आज राहुल गांधी ने तमिलनाडु में कहा है कि भाजपा में अडानी सरकार मोदी। आपकी टिकटों में इस बार उस तरह का वितरण दिख रहा है, सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला जो पुराना था क्या उसे लागू किया गया दोबारा से? ये तो आप सब खुद देख के बता रहे हैं कि क्या फॉर्मूला अपनाया गया है, तो इसमें मैं आपसे क्या ही बोलूँगा। देश में कितनी आप सब सीटें बीएसपी जीत रही है सर? देश में कितनी सीटें बीएसपी जीत रही है? बीएसपी हर एक सीट पे लड़ रही है और वो वहाँ की जनता बताएगी कि हम कितने लोगों से जीतेंगे। आजादी को बी पार्टी बताता है क्या क्यों? हाँ जी, विपक्ष बीएसपी को बी पार्टी बताता है बीजेपी की। अगर अब भी उन्हें लगता है कि बी पार्टी है विपक्षी को, तो वो खुद ही शायद बी पार्टी की कैटेगरी में खड़े हैं। राहुल गांधी ने कहा है अडानी सरकारी मोदी सरकार से हम लोकसभा चुनाव में गिरा देंगे, क्या कहेंगे? थैंक यू।